नमस्कार। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर। जी। अब देखिए, ये गांव असलियत में कहीं है नहीं, ये एक काल्पनिक गांव है। पर इसकी कहानी जो है ना, वो हमें भारत के हजारों गांवों की असलियत के अब बहुत करीब ले जाती है। बिल्कुल। हमारे पास ना इस गांव से जुड़े कुछ सवाल हैं और उनके जवाब भी। ऐसा समझिए जैसे किसी कहानी के बिखरे हुए पन्ने हों। हम्म। तो आज हम क्या करेंगे, इन्हीं पन्नों को जोड़कर पालमपुर की एक पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ की जिंदगी कैसी है, वहाँ के लोग, उनका काम धंधा, क्या मुश्किलें हैं, क्या उम्मीदें हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए पालमपुर गांव की इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये जो सवाल जवाब है ना, ये सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर भी करते हैं। अच्छा। हाँ, कि भाई ये गांव कैसे जीता है, कैसे कमाता है, कैसे मतलब बदलता है। तो पालमपुर की कहानी के जरिए हम उत्पादन यानी चीजें बनाने या उगाने के जो बिल्कुल बुनियादी उसूल हैं, उनको समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि गांव के लोगों के सामने क्या चुनौतियां आती हैं और क्या नए रास्ते खुल रहे हैं उनके लिए। सही। तो ये एक छोटे से गांव के बहाने आप समझिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। हाँ, ये तो है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये पालमपुर है कहाँ, दिखता कैसा है? क्या ये कोई एकदम पिछड़ा हुआ, दुनिया से कटा हुआ गांव है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पालमपुर अपने आसपास के इलाकों से अब देखिए अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अच्छा। पास में ही एक बड़ा गांव है रायगंज, और थोड़ा आगे जाएं तो एक छोटा कस्बा है शाहपुर। और दोनों जगहों तक जाने के लिए बढ़िया पक्की सड़क है, हर मौसम में चलने लायक। यानी कनेक्टिविटी अच्छी है। बहुत अच्छी। और गांव में आपको तरह तरह के वाहन भी दिख जाएंगे। बैलगाड़ी, तांगे तो हैं ही, साथ में मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक सब चलते हैं। तो इससे पता चलता है कि गांव मतलब अलग थलग नहीं है। व्यापार और आवाजाही के जरिए बाहरी दुनिया से इसका जुड़ाव है, और इसका असर यहाँ की जिंदगी पर साफ दिखता है। और गांव के अंदर का माहौल कैसा है, मतलब लोग करते क्या हैं अपनी रोजी रोटी के लिए? देखिए, पालमपुर की हवा में ना आपको सबसे ज्यादा खेती की महक मिलेगी। अच्छा। यहाँ का जो मुख्य काम है वो खेती ही है। ज्यादातर परिवार अपनी गुजर बसर के लिए जमीन पर ही निर्भर हैं, आप समझिए। लेकिन हाँ, गांव के अंदर अगर आप झांकें तो सामाजिक बुनावट भी साफ दिखती है। कुल मिलाकर कोई 450 परिवार हैं यहाँ। 450? हाँ, और इनमें से करीब 1/3, मतलब आप लगा लीजिए 350 परिवार, वो अनुसूचित जाति यानी दलित हैं। अच्छा, 1/3 आबादी। हाँ, और उनके घर अक्सर गांव के कोने में होते हैं। छोटे घर होते हैं, ज्यादातर मिट्टी और फूस के बने हुए। ओह। और बाकी गांव कैसा है? बाकी गांव में ज्यादातर जमीन के मालिक ऊंची जातियों के परिवार हैं। उनके घर आप देखेंगे अक्सर बड़े होते हैं, पक्के, ईंट, सीमेंट के बने हुए। तो ये फर्क साफ दिखता है। हाँ, ये फर्क सिर्फ घरों का नहीं है, ये गांव की जो सामाजिक और आर्थिक हकीकत है ना, उसको दिखाता है। और सुविधाएं कैसी हैं? बिजली, पानी, स्कूल? सुविधाओं की बात करें तो गांव में बिजली है, जो न सिर्फ घरों में रोशनी देती है, बल्कि खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप मतलब ट्यूबवेल चलाने। हाँ, ट्यूबवेल। और छोटे मोटे कारोबार में भी काम आती है। शिक्षा के लिए भी व्यवस्था है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल भी है। तो एक बुनियादी ढांचा आप कह सकती हैं मौजूद है। तो ये तो हुई पालमपुर की एक पहली झलक। अब थोड़ा बुनियादी बात करते हैं। आपने कहा कि खेती मुख्य काम है, मतलब चीजें उगाई जाती हैं। तो किसी भी चीज के उत्पादन के लिए, चाहे वो फसल हो या कोई और सामान, क्या-क्या चीजें जरूरी होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमें इसी भी अर्थव्यवस्था की बिल्कुल जड़ कट ले जाता है। देखिए, किसी भी चीज को बनाने या उगाने के लिए हमें मुख्य तौर पर 4 चीजों की जरूरत होती है। 4 चीजें कौन-कौन सी? इन्हें हम कहते हैं उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक, ठीक है। पहली है भूमि, यानी जमीन, और साथ ही पानी, जंगल, खनिज जैसे जो भी कुदरती संसाधन है वो सब। ठीक है, जमीन और प्राकृतिक संसाधन। दूसरी है श्रम, यानी काम करने वाले लोग, उनकी मेहनत, उनका हुनर। लोग, मेहनत। और बाकी 2? तीसरी है भौतिक पूंजी। इसमें वो सब मानव निर्मित चीजें आती हैं जो उत्पादन में मदद करती हैं। मानव निर्मित मतलब जो इंसानों ने बनाई हैं। इसके भी 2 हिस्से हैं। एक है स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी। हाँ, जैसे औजार, मशीनें, इमारतें, ट्रैक्टर। ये वो चीजें हैं जो एक बार खरीद लीं तो कई सालों तक काम आती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये जल्दी खत्म नहीं होती। सही। और दूसरी है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी वो क्या होती है? वो होती है जैसे कच्चा माल, मान लीजिए खेती के लिए बीज, खाद और नकद पैसा। ये उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल होकर खत्म हो जाता है। अच्छा, तो बीज, खाद, पैसा,
ये कार्यशील पूंजी हुई, समझ गई। और चौथी चीज? और चौथी, जो शायद सबसे अहम है, वो है मानव पूंजी। मानव पूंजी मतलब ज्ञान, कौशल और वो उद्यम या जज्बा जो इन बाकी तीनों चीजों को, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को मिलाकर कुछ रचता है, कुछ बनाता है। अच्छा, तो भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, स्थिर और कार्यशील, और मानव पूंजी, ये चारों मिलकर ही किसी चीज का उत्पादन संभव बनाते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, ये तो समझ आ गया। अब वापस पालमपुर की खेती पर लौटते हैं। आपने बताया कि जमीन वहां की अर्थव्यवस्था का आधार है, लेकिन क्या वहां खेती की जमीन बढ़ाना मुमकिन है? इसमें कोई रुकावट है क्या? यहीं पर आप समझिए, पालमपुर के किसानों की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। क्या? गांव में जो खेती लायक जमीन है ना, वो लगभग तय है, मतलब उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। 1960 के बाद से जमीन का जो कुल क्षेत्रफल है, वो करीब करीब उतना ही है। ओह, हाँ, कुछ बंजर जमीन थी, उसे खेती लायक बनाया गया पहले, पर अब और गुंजाइश नहीं बची है। तो फिर? तो असली सवाल ये खड़ा होता है कि उसी सीमित जमीन से ज्यादा पैदावार कैसे ली जाए। हाँ, ये तो वाकई बड़ी मुश्किल है। तो किसानों ने इसका क्या हल निकाला? क्या पानी का इसमें कोई रोल रहा? पानी ने, आप कह सकती हैं, यहाँ तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। कैसे? देखिए, पहले किसान पारंपरिक तरीके से कुओं से रहट चलाकर पानी निकालते थे। उससे बहुत बड़े इलाके की सिंचाई नहीं हो पाती थी। हाँ, वो तो मुश्किल था। फिर सरकार ने नलकूप लगवाए, ट्यूबवेल, और फिर देखते देखते किसानों ने अपने निजी नलकूप भी लगाने शुरू कर दिए। अच्छा। और 1970 के दशक के मध्य तक आते आते बिजली की मदद से गांव की लगभग पूरी 200 हेक्टेयर खेती वाली जमीन पर सिंचाई की सुविधा पहुंच गई। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब किसान सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं रहे, जब चाहें तब पानी दे सकते हैं। और इसका खेती पर सीधा असर क्या पड़ा? सीधा असर ये हुआ कि अब साल में एक ही खेत पर एक से ज्यादा फसलें उगाना मुमकिन हो गया। ओह, एक ही खेत पर कई फसलें? बिल्कुल, इसी को कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। और पालमपुर के किसान इसका खूब फायदा उठाते हैं। कैसे? मतलब क्या क्या उगाते हैं? जैसे बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा उगा लिया, फिर अक्टूबर-दिसंबर के आसपास आलू लगा दिए, और सर्दियों में रबी की फसल में गेहूं बो दिया। अच्छा। कुछ किसान खेत के एक हिस्से में गन्ना भी लगाते हैं, जिसकी कटाई साल में एक बार होती है। तो मतलब एक ही जमीन साल भर कुछ न कुछ पैदा कर रही है। वाह, तो जमीन उतनी ही, लेकिन पैदावार बढ़ाने का एक तरीका तो ये हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। जी हाँ। और फिर आई हरित क्रांति। सुना है इसने तो कमाल ही कर दिया था, खासकर गेहूं और चावल में। पालमपुर पर इसका क्या असर हुआ? बिल्कुल, 1960 के दशक के आखिर में हरित क्रांति आई, और इसने, आप कह सकती हैं, खेती के तौर तरीके ही बदल दिए। क्या बदला? नए किस्म के बीज आए, जिन्हें अधिक उपज वाली किस्में या HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज, कहते हैं। HYV बीज। हाँ, ये बीज खासकर गेहूं और चावल के लिए थे, और वादा ये था कि इन बीजों से एक ही पौधे से कहीं ज्यादा अनाज मिलेगा पारंपरिक बीजों के मुकाबले। तो पालमपुर के किसानों ने भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह इन HYV बीजों को अपनाया। ट्रैक्टर खरीदे, थ्रेशर खरीदे, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाए। तो क्या वादा पूरा हुआ? क्या वाकई पैदावार बढ़ी? हाँ, वादा पूरा हुआ, और खूब हुआ। खासकर गेहूं में तो फर्क देखकर किसान हैरान रह गए। कितना फर्क पड़ा? जहां पहले पारंपरिक बीजों से 1 हेक्टेयर में मुश्किल से, मान लीजिए, 1300 किलो गेहूं होता था, 1300 किलो, वहीं हाई यील्डिंग बीजों से पैदावार सीधी 3200 किलो प्रति हेक्टेयर पहुंच गई। हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। अब किसानों के पास घर की जरूरत पूरी करने के बाद बाजार में बेचने के लिए काफी गेहूं बचने लगा। उनकी आमदनी बढ़ी, गांव में खुशहाली आई। 2.5 गुना, ये तो सच में क्रांति लगती है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस आधुनिक खेती जिसमें ये HYV बीज, ज्यादा पानी, रासायनिक खाद, कीटनाशक, इन सब का इस्तेमाल होता है, क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी था? कहीं इसने जमीन को या पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? यही वो सवाल है जो हरित क्रांति की चमक के पीछे छुपी एक चिंता को सामने लाता है। अच्छा। हाँ, देखिए, वैज्ञानिक रिपोर्टें बताती हैं कि इन आधुनिक तरीकों ने हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उन पर भारी दबाव डाला है। कैसे? रासायनिक खादों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की जो अपनी कुदरती ताकत है, उर्वरता है, वो कम होने लगी है। बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव जो मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं, वो मरने लगे। ये तो गंभीर बात है। और नलकूपों से सिंचाई के लिए इतना पानी खींचा गया
कि जमीन के नीचे पानी का स्तर, मतलब भूजल स्तर, वो गिरने लगा। कई जगह तो बहुत नीचे चला गया। पानी की कमी। हाँ, और फिर ये केमिकल जो खेतों में डालते हैं वो बहकर नदियों तालाबों में पहुंचकर पानी को भी दूषित करने लगे। तो मतलब तो हाँ, पैदावार तो बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। मिट्टी की सेहत खराब हुई, पानी का स्तर गिरा, पानी दूषित हुआ, और इसका असर लंबे समय तक महसूस होता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं भविष्य से उधार लेने जैसा था। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि तरक्की की राह में हम क्या खो रहे हैं। चलिए अब जरा पालमपुर के लोगों की तरफ लौटते हैं। आपने बताया कि गांव में 450 परिवार हैं। क्या सबके पास अपनी जमीन है? नहीं, यही गांव की एक और कड़वी हकीकत सामने आती है। क्या? इन 450 में से, जैसा मैंने पहले बताया, 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। 150 परिवार? हाँ, ये ज्यादातर दलित परिवार हैं। अब बिना जमीन के इनके पास गुजारे के लिए क्या रास्ता बचता है? दूसरों के खेतों में मजदूरी करना। खेतीहर मजदूर। जी, खेतीहर मजदूर। और इन खेतीहर मजदूरों की हालत कैसी है? स्रोत सामग्री में एक मजदूर डाला का जिक्र आता है। क्या उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी मिल पाती है? वो मार्च 2019 में शायद 300 रुपए रोज थी। डाला की जो कहानी है ना, वो पालमपुर के कई भूमिहीन मजदूरों की कहानी है। उन्हें रोज काम की तलाश में भटकना पड़ता है। काम हमेशा मिलता नहीं, और क्योंकि काम करने वाले ज्यादा हैं और काम कम, तो उनमें आपस में ही होड़ लगी रहती है। मतलब कंपटीशन बहुत है। अच्छा। इसका नतीजा ये होता है कि जो बड़े किसान हैं, जो काम देते हैं, वो अक्सर उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम पैसे देते हैं। कभी कभी तो सिर्फ 150 रुपए रोज पर ही काम पर रख लेते हैं। 300 की जगह सिर्फ 150? डाला जैसे लोग अक्सर बड़े किसानों से कर्ज भी लिए होते हैं, तो उनकी मोल भाव करने की ताकत और भी कम हो जाती है। वो मना नहीं कर पाते कम मजदूरी पर भी काम करने से। ये एक तरह का दुष्चक्र है। यानी एक तरफ सरकार का नियम है और दूसरी तरफ पेट भरने की मजबूरी। बहुत ही मुश्किल हालात हैं ये तो। अच्छा, ये तो हुई भूमिहीन मजदूरों की बात। छोटे किसानों का क्या? जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, वो खेती के लिए बीज, खाद, पानी, इन सब का पैसा कहाँ से लाते हैं? छोटे किसानों के लिए भी राह आसान नहीं है। उन्हें भी अक्सर खेती शुरू करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, जिसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। हाँ। और बैंक से कर्ज मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बैंक तो पूरी कागजी कार्रवाई मांगता है, गारंटी मांगता है, जो उनके पास अक्सर होती नहीं। तो फिर वो कहाँ जाते हैं? इसलिए ज्यादातर छोटे किसान गांव के जो बड़े किसान हैं या साहूकार हैं या व्यापारी हैं, उन्हीं से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज उठाते हैं। ऊंची ब्याज दर पर? हाँ, बहुत ऊंची ब्याज दर। और ये कर्ज उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। कई बार फसल खराब हो जाए या दाम ना मिले तो वो कर्ज चुका ही नहीं पाते और कर्ज की जाल में फंस जाते हैं। ओह, तो एक तरफ मजदूर और छोटे किसान हैं जो रोजमर्रा की जद्दोजहद में लगे हैं, और दूसरी तरफ शायद बड़े किसान भी होंगे। स्रोत में तेजपाल सिंह का नाम आता है, जिसके पास अपनी जरूरत से 350 क्विंटल ज्यादा गेहूं है बेचने के लिए। वो अपनी कमाई का क्या करते हैं? हाँ, तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसानों की दुनिया बिल्कुल अलग है। उनके पास काफी जमीन होती है और HYB बीजों और सिंचाई की बदौलत उनकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। वो अपनी फसल का बड़ा हिस्सा बाजार में बेचकर अच्छी खासी कमाई करते हैं। अब सवाल ये कि वो इस पैसे का करते क्या है? हाँ, क्या करते हैं? तो देखिए, कुछ पैसा तो वो बैंक में रखते हैं, और शायद इसी पैसे से वो छोटे किसानों को ऊंचे ब्याज पर उधार भी देते हों। अच्छा। कुछ पैसा वो अगले सीजन की खेती के लिए बचा कर रखते हैं, बीज, खाद वगैरह खरीदने के लिए। ये हुई उनकी कार्यशील पूंजी। ठीक है। और इस साल, जैसा कि कहानी में बताया गया है, वो सोच रहे हैं कि अपनी बचत से एक और ट्रैक्टर खरीदेंगे। एक और ट्रैक्टर? हाँ, ये ट्रैक्टर उनकी स्थिर पूंजी को बढ़ाएगा। इससे खेती का काम और आसान होगा, तेजी से होगा, और शायद वो इसे दूसरे किसानों के खेत जोतने के लिए किराए पर देकर और कमाई भी कर सकें। तो ये दिखाता है कि कैसे मुनाफा और बचत जो है वो और ज्यादा निवेश और कमाई का रास्ता खोलते हैं। कह सकते हैं कि अमीरी अमीरी को खींचती है। ये अंतर साफ दिख रहा है। खेती की ये कहानी तो एक पहलू है पालमपुर का, लेकिन क्या पालमपुर की जिंदगी सिर्फ खेत खलिहान तक ही सीमित है, या लोग कुछ और काम धंधे भी करते हैं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बदल रही है। हालांकि खेती आज भी मुख्य आधार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गांव की जो कुल काम करने वाली आबादी है ना, उसका करीब 25%, यानी 1/4 हिस्सा
अब खेती के अलावा दूसरे कामों में लगाएं। 1/4, अच्छा खासा हिस्सा है तो। हाँ, ये दिखाता है कि लोग अब आमदनी के नए रास्ते तलाश रहे हैं, सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहना चाहते। अच्छा, किस तरह के काम हैं ये? क्या उदाहरण है? जैसे दूध का कारोबार होता है क्या? हाँ, डेयरी यानी दूध का धंधा काफी आम है पालमपुर में। कई घरों में आपको भैंसें बंधी दिख जाएंगी। लोग उन्हें चारा खिलाते हैं, जैसे ज्वार बाजरा जो खेतों में उगाते हैं, और फिर दूध निकालकर पास के गांव रायगंज में बेचते हैं। रायगंज में? वहाँ क्या है? रायगंज में बाकायदा दूध इकट्ठा करने और उसे ठंडा रखने के सेंटर खुले हुए हैं, जिन्हें कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स कहते हैं। ये शाहपुर शहर के कुछ व्यापारियों ने खोले हैं। अच्छा, संगठित तरीके से। हाँ बिल्कुल, यहाँ से दूध पैक होकर फिर दूर दराज के शहरों और कस्बों में सप्लाई होता है। तो ये एक अच्छा संगठित कारोबार बन गया है। ये तो बढ़िया है। और कोई उदाहरण? स्रोत में मिश्री लाल का जिक्र है जो गुड़ बनाते हैं। हाँ, मिश्री लाल जो हैं वो छोटे पैमाने के विनिर्माण मतलब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा उदाहरण है पालमपुर में। वो क्या करते हैं? उन्होंने गन्ने से रस निकालने वाली एक मशीन लगाई है जो बिजली से चलती है। पहले ये काम बैलों से होता था, जिसमें ज्यादा मेहनत और समय लगता था। हाँ, पर अब मशीन से ज्यादा तेजी से और आसानी से रस निकल जाता है। वो दूसरे किसानों से गन्ना खरीदते हैं, उसका रस निकालकर गुड़ बनाते हैं और फिर उस गुड़ को शाहपुर पे व्यापारियों को बेच देते हैं। इसमें उन्हें थोड़ा मुनाफा मिल जाता है। तो ये गांव में ही प्रोसेसिंग हो गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे गांव में ही छोटी मोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स लग सकती हैं और लोगों को काम मिल सकता है। और एक कहानी किशोर की भी है, जो पहले खेतीहर मजदूर था। उसने बैंक से कम ब्याज पर कर्ज लेकर भैंस खरीदी, दूध बेचना शुरू किया और फिर भैंस को एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी से जोड़कर ढुलाई का काम भी करने लगा। ये तो बड़ा दिलचस्प है। किशोर की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है और ये दिखाती है कि कैसे थोड़ी सी मदद, जैसे बैंक से कर्ज और अपनी सूझबूझ से लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हाँ? वो पहले सिर्फ मजदूरी करता था, फिर कर्ज से भैंस खरीदी तो डेयरी का काम शुरू हुआ, दूध बेचने लगा। फिर उसने अपनी भैंस को एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी से जोड़ लिया, एक तरह की भैंसा गाड़ी बना ली। तो अब वो परिवहन का काम भी करने लगा। अच्छा, क्या क्या ढोता है? वो लोगों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कभी कुम्हार के लिए मिट्टी लाता है तो कभी अपना या दूसरों का गुड़ लेकर शाहपुर तक पहुंचाता है। हफ्ते में 1-2 चक्कर लगा लेता है। तो अब वो 2 काम कर रहा है। हाँ, अब वो 2 तरह की उत्पादन गतिविधियों में शामिल है। डेयरी, भैंस का दूध बेचना, और परिवहन, गाड़ी चलाना। और इन दोनों कामों से उसकी कमाई सिर्फ खेतीहर मजदूरी के मुकाबले काफी बढ़ गई है। उसने एक मुश्किल हालात से निकलकर 2 अलग-अलग आय के स्रोत बना लिए। ये सारे उदाहरण, डेयरी, मिश्री लाल का गुड़ बनाना, किशोर का परिवहन का काम, ये दिखाते हैं कि पालमपुर में खेती के अलावा भी मौके बन रहे हैं। लेकिन इन गैर कृषि कामों को और बढ़ावा देने के लिए क्या सिर्फ किशोर की तरह कम ब्याज पर कर्ज मिलना ही काफी है, या कुछ और भी चाहिए? कर्ज मिलना जरूर एक बड़ी मदद है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा हमने किशोर के मामले में देखा, सस्ती पूंजी मिले तो लोग कुछ शुरू करने की हिम्मत कर पाते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। तो और क्या चाहिए? गैर कृषि कामों को अगर वाकई फलना फूलना है, पनपना है, तो सबसे जरूरी चीज है बाजार, मार्केट। मार्केट मतलब बेचने की जगह? हाँ बिल्कुल, ऐसी जगह जहां लोग अपने बनाए हुए सामान या अपनी सेवाएं बेच सकें। आप देखिए, मिश्रीलाल गुड़ बनाकर कहाँ बेचता है? शाहपुर के व्यापारियों को। दूध कहाँ बिकता है? रायगंज के कलेक्शन सेंटर पर। किशोर अपनी गाड़ी से सामान कहाँ ले जाता है? शाहपुर तक। तो अगर गांव आसपास के कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों से जुड़े हों, वहां तक सामान ले जाने के साधन आसानी से उपलब्ध हों, और सबसे जरूरी वहां खरीदार हों, तभी ये छोटे मोटे धंधे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सही बात है। बिना बाजार के उत्पादन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। माल तैयार हो गया और बिक नहीं रहा तो क्या फायदा? बाजार ही इन गतिविधियों को टिकाऊ बनाता है, सस्टेनेबल बनाता है। तो इन सवालों और जवाबों के ताने बाने से जो पालमपुर की कहानी उभरी है, वो एक ऐसे गांव की है जो बदल रहा है। खेती अब भी उसकी धुरी है। हरित क्रांति ने पैदावार तो बढ़ाई, लेकिन उसके साथ जमीन पर दबाव, मजदूरों की कम मजदूरी, छोटे किसानों का कर्ज का बोझ और पर्यावरण की चिंताएं भी लेकर आई है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कैसे गांव के लोग सिर्फ खेती के भरोसे नहीं बैठे हैं। हाँ, लगभग चौथाई लोग डेयरी, दुकानदारी, छोटे मोटे निर्माण, परिवहन जैसे कामों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। उत्पादन के वो जो 4 कारक हमने शुरू में समझे थे, भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी,
वो यहाँ अलग अलग रूपों में काम करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, पालमपुर की ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम जिसे विकास कहते हैं उसका असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ ज्यादा पैदावार हो जाना ही विकास है, या विकास वो है जो टिकाऊ हो, मतलब लंबे समय तक चले और जिसका फायदा डाला जैसे मजदूर और छोटे किसानों तक भी पहुंचे। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। और यहीं से एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है क्या? कि जैसे जैसे पालमपुर जैसे गांव शहरों से और नजदीक आएंगे, सड़कें बेहतर होंगी, बाजार बढ़ेंगे, संपर्क बढ़ेगा, तो क्या ये गैर कृषि गतिविधियां, ये नॉन फॉर्म एक्टिविटीज इतनी तेजी से बढ़ पाएंगी कि खेती पर जो बढ़ता हुआ बोझ है उसे कम कर सकें? ये जरूरी है। क्या ये गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार और अच्छी आमदनी के नए पक्के रास्ते खोल पाएंगी? क्या ये पालमपुर की कहानी का अगला अध्याय लिख पाएंगी? ये देखना होगा। ये सवाल वाकई हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। उम्मीद है पालमपुर की इस कहानी के जरिए ग्रामीण भारत की चुनौतियों और संभावनाओं की एक झलक आप सबको मिली होगी। जी, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की ऐसी ही गहराई में उतरने के लिए। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।